राधे राधे दोस्तों, आज के सेशन में हमने ये बात करेंगे परमाणु की संरचना समझाने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग अपने मत यानी मॉडल दिए थे जो निम्न प्रकार से है। कल हमने केवल परमाणु के बारे में पढ़ा था, है ना। तो हमने कहा था परमाणु अविभाज्य कण होता है जो डाल्टन ने दिया था। तो आज है वो परमाणु की संरचना, है ना। तो संरचना के अंदर फर्स्ट मॉडल है हमारा थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन का परमाणु मॉडल दोस्तों, थॉमसन का परमाणु मॉडल हमारा भारतीय परिप्रेक्ष्य में ये त्रिभुज का मॉडल भी कहलाता है ना। क्योंकि ये त्रिभुज का मॉडल भी कहलाता है भारतीय परिप्रेक्ष्य के रूप में, अर्थात ये एक प्रकार का धनावेश गोला होता है ना। इस प्रकार से क्या होता है, धनावेश गोला होता है जिसमें कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन विपरीत, जैसे त्रिभुज के अंदर बीज है जैसे इलेक्ट्रॉन विपरीत होता है इस धनावेश गोले में, है ना। तो दोस्तों, तो ये क्या हुआ, धनावेश गोला। धनावेश गोला जो थॉमसन ने बताया था, धनावेश गोला, और ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार का मॉडल है जो स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाने के कारण थॉमसन है इस मॉडल में असफल हो गया। इसके बाद में आया था हमारा रदरफोर्ड, सेकंड नंबर वैज्ञानिक का नाम है जो परमाणु की संरचना समझाने के लिए आया, वो है हमारा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल रदरफोर्ड ने अपने साथियों के साथ में मिलकर ये प्रयोग किया था परमाणु पर। सबसे पहले रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है, ये बताता है हमारा कि धनावेश होता है जो नाभिक में होता है, धनावेश गोले के नाभिक में होता है और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्र लगाते हैं। ये बताया था रदरफोर्ड ने कि धनावेश या जो होता है नाभिक में होता है और इसके चारों ओर क्या है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं स्वतंत्र अवस्था में। ये बताया था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जो रदरफोर्ड ने बताया था। जबकि इसकी वापस टिप्पणी की थी मैक्सवेल, वैज्ञानिक नाम है मैक्सवेल। मैक्सवेल वैज्ञानिक ने कहा कि यह धनावेश है जो धनावेश के चारों ओर जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे तो चक्कर लगाते लगाते इसकी ऊर्जा एनर्जी जो लो होगी, यानी धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम होने से ये इलेक्ट्रॉन नाभिक में आ गिरेगा। ये बताया था मैक्सवेल ने। तब रदरफोर्ड का नियम है जो मॉडल के रूप में दिया था परमाणु का, वो असफल हो गया। इसके बाद में रदरफोर्ड ने इसके साथ में ही एक रदरफोर्ड का श्रवण पत्र प्रयोग भी किया इसके साथ में इसने, इस कारण ये मॉडल असफल हुआ। एक रदरफोर्ड का था जो श्रवण पत्र का प्रयोग, रदरफोर्ड का श्रवण पत्र प्रयोग, ये प्रयोग अपने साथियों के साथ में क्या था, है ना। तो ये प्रयोग अपने साथियों के साथ जो दो वैज्ञानिक थे इनके साथी, एक का नाम था ग्रेगर और एक था मार्सडेन। गीगर तथा मार्सडेन के साथ में ये मिलकर प्रयोग किया था। इस प्रयोग में एक
अल्फा कण की बौछार है, ये है अल्फा कण। ये दोस्तों अल्फा कण है जो हीलियम के बने होते हैं, है ना, हीलियम के नाभिक। एक इसने ली थी श्रवण की पतली पनी, यानी सोने की पतली पनी ली थी, चद्दर लिया था सोने का, है ना, ये सोने की पतली पनी, और इसके चारों ओर ऐसे, इसके चारों ओर ऐसे क्या क्या इन्होंने जिंक सल्फाइड से लेपित कर दिया, है ना। अब अल्फा कण की बौछार इन्होंने श्रवण पत्र पर प्रयोग करवाया और श्रवण पत्र पर बौछार करवाई अल्फा कण की। तो इन्होंने देखा कि अल्फा कण है जो इसके इलेक्ट्रॉन जो सोने की पतली पन्नी को भेद करके भी ये अल्फा कण भी चले जाते हैं। तो इसको देखने के लिए जिंक सल्फाइड का एक पर्दा लगाया इसके चारों ओर, ये है जिंक सल्फाइड का पर्दा, और जिंक सल्फाइड यहाँ पर काम करती है स्फुरदीप्ति उत्पन्न करने का, है ना। तो ये कण जैसे ही टकराएंगे तो हमारे को ये दिखाई देंगे, इसलिए इसमें इन्होंने पर्दा लगाया था, है ना। कुछ ही कण थे, 12,000 में से एक कण ऐसा था जो सोने की पतली पनी से टकरा कर ये अल्फा कण है वो वापस आ गया। ये श्रवण पत्र पर प्रयोग किया था रदरफोर्ड ने, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये श्रवण पत्र प्रयोग है रदरफोर्ड का आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। परमाणु का भाग अधिकांश भाग स्थायी होता है, अतः अधिकांश अल्फा कण श्रवण पत्र को चीरते हुए सीधे निकल गए, है ना। तो ये मैंने बताया आपको दोस्तों। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड के प्रयोग और मॉडल के बाद में ये रदरफोर्ड असफल हुआ था क्योंकि मैक्सवेल ने इसकी टिप्पणी कर दी कि भाई इसमें इलेक्ट्रॉन है जो नाभिक के चारों ओर स्वतंत्र अवस्था में चक्र लगाएगा, तो निश्चित ही ये नाभिक में इलेक्ट्रॉन जा गिरेंगे। तो इस कारण मैक्सवेल के कारण रदरफोर्ड का नियम असफल हुआ। इसके बाद में बोर आया था और बोर का परमाणु मॉडल नंबर 3 था, है ना, बोर का परमाणु मॉडल। बोर ने बताया था दोस्तों कि परमाणु धनावेश एक गोला होता है जिसके चारों ओर स्थायी रूप से, याद रखना, इसने बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि धनावेश गोला परमाणु के चारों ओर, यानी परमाणु एक धनावेश गोला जो नाभिक में होता है धनावेश, है ना, परमाणु में, तो इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन स्थायी रूप से चक्कर लगाएगा, है ना। जैसे ये परमाणु का एक धनावेश गोला है, ये परमाणु है, इसके चारों ओर स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा, है ना, ऐसे। इसने और बताया था कि इसका मध्य जो बल होता है अपकेंद्रीय बल, है ना, ये अपकेंद्रीय बल है नाभिक से, और इलेक्ट्रॉन
की दूरी को नियंत्रित रखेगा, यानी इलेक्ट्रॉन को गिरने नहीं देगा नाभिक में। ये बताया था केंद्रीय बल बोर ने, है ना। और इलेक्ट्रॉन कक्षीय कोणीय संवेग पर निर्भर करेगा, अर्थात इन्होंने बताया कि इसका कक्षीय कोणीय संवेग का मान होगा mvr बराबर nh/2π, जहां दोस्तों m होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, v होता है इलेक्ट्रॉन का वेग और r होती है इलेक्ट्रॉन की यहाँ की त्रिज्या, है ना। और h होता है यहाँ पर पलांक स्थिरांक, है ना। और n होता है कोशों की संख्या, है ना। तो इन्होंने अपकेंद्रीय बल पर जोर दिया था कि अपकेंद्रीय बल के कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक में धनावेश है, धनावेश में नहीं गिरेगा, यानी क्योंकि इसमें अपकेंद्रीय बल होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पूछा जाता है ना। और दोस्तों इन्होंने बताया, जो यहां लिख देता हूं, इन्होंने कहा था कि इनकी कक्षा है n, यानी कोशों की संख्या कितनी भी हो सकती है ना। जैसे ये नाभिक था, ये क्या थे, कक्षक या कोश थे, यानी इलेक्ट्रॉन जहां चक्कर लगाते हैं कक्षक या कोश ऑर्बिट कराते हैं, है ना। तो कक्षों की संख्या का यानी डैश 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 ये कक्षक है ना, ये क कक्षक, ये अल कक्षक, ये अम कक्षक, है ना। तो कक्षा यहाँ है n, n का मतलब होता है दोस्तों कक्षकों की संख्या, n कक्षकों की संख्या कितनी बताई थी दोस्तों इन्होंने कि 2n² के बराबर है। दोस्तों याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट होता है, परमाणु में कक्षकों की संख्या के दौरान इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या इन्होंने 2n² बताई थी, यानी मान लीजिए कक्षक की संख्या है तो 2n² के अंदर हम मान रखेंगे जो इलेक्ट्रॉन इतने संभावित परमाणु में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, 2n² रह सकते हैं। अधिकतम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं मैं। इस कक्षक में के कक्षक में मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन नहीं, एक कक्षक है के कक्षक, पहला कक्षक है जो के कक्षक है ना। तो 2n² के अंदर मान रखूं तो 1 × 2 तो 2, है ना। तो इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 रह सकते हैं, है ना। इसी प्रकार से यह है अधिकतम इलेक्ट्रॉन के लिए, अधिकतम इलेक्ट्रॉन के लिए याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। अधिकतम इलेक्ट्रॉन के लिए 2n²। यदि मैंने L का मान 2 लिया, है ना, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी कक्षकों की संख्या, 2 × 2 4, 4 × 8 इलेक्ट्रॉन इस कक्षक में भरे जा सकते हैं, है ना। जैसे यानी L कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन भाग ले सकते हैं। इसी प्रकार से M के लिए 3, तो 3 का ले लिया मैंने, तो ये हो गया हमारा 3 × 6, है ना। इसी प्रकार से 4 का ले लिया तो ये हो गया हमारा 32। इसी प्रकार से क्या बताया, इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। और इन्होंने बताया कि जब परमाणु में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वर्ताकार कक्षक में चारों ओर चक्कर लगाते समय यदि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का क्या करेगा, अवशोषण करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा ऊर्जा का अवशोषण, यह है इलेक्ट्रॉन के द्वारा ऊर्जा का अवशोषण करेगा तो इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा, है ना। ये इलेक्ट्रॉन मान लीजिए अवशोषण किया ऊर्जा का तो ये उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा। इसी प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था
और इस कक्षक में ऊर्जा का अवशोषण क्या, तो ये उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा। यदि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करे, अवशोषण नहीं करे, उत्सर्जन करे, उत्सर्जन का मतलब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का त्यागे बाहर, है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न स्तर में आ जाएगा। यहाँ से भी उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न स्तर में आ जाएगा। जबकि याद रखने का बड़ी बात यह है कि प्राथमिक कक्षक में, ये है प्राथमिक कक्षक में जो भी इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य अपकेंद्रीय बल होता है। ये बोर ने बताया था, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। अब दोस्तों इसके अलावा इनकी क्या कमियां रही, यानी बोर की कमियां पढ़ते हैं, है ना। तो बोर की कमियां क्या रही, बोर की कमियां, बोर की कमियां ये रही कि बोर ने रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर पाया केवल। सेकंड नंबर बात इसकी ये थी कि बोर है जो भारी नाभिकों पर कार्य नहीं कर पाया, यानी भारी नाभिक में इलेक्ट्रॉन गिर पड़ते हैं, है ना, आकर के कक्षक से अपकेंद्रीय बल वहां फेल हो जाता है, इस कारण यह असफल हो गया, है ना। तो यह दोस्तों बोर की कमियां रही, है ना। अब पढ़ेंगे दोस्तों हम जो हमारा सेशन में है, परमाणु क्रमांक क्या होता है। ये हमने बात की थी परमाणु संरचना के बाद में बात करता हूं कि परमाणु क्रमांक क्या होता है, इसकी परिभाषा की बात करता हूं। तो परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या ही परमाणु क्रमांक कहलाता है, यानी ये प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, P प्लस बराबर Z परमाणु क्रमांक। एक इसकी परिभाषा और है द्रव्यमान संख्या, जिसे हम सामान्यतः ऐसे डिनोट करते हैं द्रव्यमान संख्या को। A बराबर होता है P प्लस N, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाती है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों परिभाषा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का योग क्या कहलाता है, द्रव्यमान संख्या कहलाता है। अब बढ़ते हैं ये परमाणु के जो हमने बात की थी, प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन होते क्या है। तो ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन परमाणु के अप्रमाणविक कण होते हैं, परमाणु के अप्रमाणविक कण, परमाणु के अप्रमाणविक कण, अप्रमाणविक कण। फर्स्ट नंबर था अप्रमाणविक कण इलेक्ट्रॉन। हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इसकी खोज की बात करता हूं तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने, और इसकी प्रकृति की बात करता हूं तो ये ऋणावेशित होता है, ऋणावेशित, इसकी प्रकृति ऋणावेशित होती है। और इसका आवेश का बात करता हूं, आवेश इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर 90, है ना। कूलाम, आवेश को कूलाम से शो किया जाता है। और इलेक्ट्रॉन की द्रव्यमान की बात करता हूं तो द्रव्यमान होता है इसका, याद रखना, 9.1 इंटू 10 की घात है 10 की पावर -31। और यहाँ पर द्रव्यमान के कारण यहाँ पर ये इकाई किलोग्राम में है ना। और जब इसको ग्राम में डिवाइड करूं तो इसको कम कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर -27, 28
और ये रह जाएगा 9.1, है ना। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ये हुआ इलेक्ट्रॉन का आवेश, और प्रकृति हो गई ऋणावेशी, खोज हो गया जे थॉम्सन। सेकेंड नंबर अपरमाणविक कण की बात करता हूं, तो सेकेंड नंबर अपरमाणविक कण है हमारा प्रोटॉन। इसकी खोज की बात करता हूं, खोज हो जाएगी इसकी, गोल्डस्टीन ने की थी इसकी खोज। ई गोल्डस्टीन नाम का वैज्ञानिक था। प्रकृति की बात करूं इसकी, तो इसकी प्रकृति हो जाएगी प्रोटॉन की धनावेशित, और आवेश की बात करूं तो यहां पर प्रोटॉन का आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। द्रव्यमान की बात करूं, प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, याद रखिएगा दोस्तों, 1.6742 इंटू 10 की घात -27 किलोग्राम। अगली न्यूट्रॉन की बात करो, तीसरा कण है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज की बात करूं तो इसकी खोज की थी जेम्स चैडविक ने। और प्रकृति की बात करूं, प्रकृति तो इसका प्रकृति होती है उदासीन, और इसका आवेश की बात करूं तो आवेश इसमें कोई नहीं होता है ना। आवेश भी उदासीन लिख सकता हूं यहां पर। और इसका द्रव्यमान की बात करूं तो द्रव्यमान होता है इसका, याद रखना, 1.6427 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। ये हुआ दोस्तों हमारा न्यूट्रॉन। अब हम छोटा सा एक प्रश्न कर लेते हैं कि परमाणु के द्रव्यमान प्रतीक से संबंधित प्रश्न हैं। तो दोस्तों इससे पहले हम पढ़ेंगे कि ये परमाणु है ना, कि परमाणु, ये है परमाणु का द्रव्यमान और ये है परमाणु क्रमांक। तो परमाणु का प्रतीकात्मक चिन्ह ये हो गया परमाणु का प्रतीक क्रॉस x, कोई भी हो सकता है x की जगह। A हो गया हमारा द्रव्यमान संख्या, Z हो गया यहाँ पर परमाणु क्रमांक, है ना। तो प्रश्न हमारा ये है कि यूरेनियम 235 में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो हमें पता है कि A की जगह यहाँ पर क्या है 235, तो A यहाँ पर क्या हो गया द्रव्यमान संख्या हो गई। और द्रव्यमान संख्या होती है, ध्यान रखना दोस्तों, हमने अभी बताया था द्रव्यमान संख्या
ए से डिनोट किया जाता है जो P प्लस N के बराबर होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर, है ना। और ये 92 है जो जेड परमाणु क्रमांक, ये भी मैंने बताया था कि परमाणु क्रमांक ए के बराबर होता है ना, सॉरी P के बराबर होता है, और P यहाँ पर क्या है, प्रोटॉन हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों उपस्थित हमें प्रश्न में क्या बता, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या, तो यहाँ पर P जेड के बराबर होता है, इसका मतलब ये क्या है, प्रोटॉन है ना। तो प्रोटॉन की संख्या हमें पता चल गई कि कितना हो गया, 92, है ना। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछे, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 92 ही रहेगी। जबकि न्यूट्रॉन की संख्या देखूं तो न्यूट्रॉन की संख्या, अब देखना दोस्तों, ये 235 क्या है, 235 है P प्लस N, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों है, और प्रोटॉन की संख्या हमें 92 मिल गई, और न्यूट्रॉन की संख्या इसमें माइनस कर लूंगा, 235 माइनस ये करूंगा 92, तो हमारा रह जाएगा 143। ये हो गया हमारा न्यूट्रॉन की संख्या, है ना। तो दोस्तों ये इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों कंपटीशन क्लास के अंदर। धन्यवाद दोस्तों, आज के सेशन में हम इतनी ही बात करेंगे, है ना।